हेलो एवरीवन। देखिए, इससे पहले हमने पार्ट 2 में सेक्शन 65 तक एक्सप्लेन कर लिया है। 65 के बाद बहुत ही बीच में थोड़े से कम इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, उनको हम लोग नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। 65 के बाद 65A ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसमें एग्जैक्टली बताया गया है कि 65A कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष प्रावधान। ये 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ है। ये आपका 65A इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, ये IT एक्ट के अकॉर्डिंग 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ। ये बताता है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित विशेष प्रावधान, और इसका जस्ट बाद 65B ये इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता के बारे में बताता है कि कब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख आप लेंगे, मतलब कोर्ट ग्रहण करेगा, और कब मना कर सकता है। ये बात इसमें 65B में ग्राह्यता के बारे में बताई गई है। उसके बाद आप आ जाइए 67A, बहुत इंपॉर्टेंट। ये इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में सबूत को बताता है। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के सबूत हैं, कहा जाता है कि अगर सुरक्षित हस्ताक्षर है तभी वो सबूत के तौर पे यूज़ होंगे, वरना यूज़ नहीं होंगे। ये कहता है 67A। फिर आप डायरेक्ट आ जाइए 63A पर। अंकीय हस्ताक्षर के बारे में बताता है कि कब अंकीय हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में सबूत आप पेश करेंगे। ये भी यही कहता है कि जो नियंत्रणकर्ता होगा या प्रमाणकर्ता होगा, उसके साथ उसके आधार पे ही आप इस साक्ष्य को कोर्ट में पेश करेंगे। कोर्ट तभी मानेगा जब उसके जो अंकीय हस्ताक्षर का नियंत्रण या प्रमाणकर्ता उसको सत्यापित करके दे, तभी वो सुरक्षित हस्ताक्षर होगा और कोर्ट में मान्य होगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट सेक्शन है 64। ये बताता है लोक दस्तावेज। लोक दस्तावेज हर उस दस्तावेज को कहते हैं जो किसी प्रभुता संपन्न प्राधिकारी के, शासकीय निकाय के या भारत के किसी भी कार्यालय में रखा हुआ कोई लोक अभिलेख, या फिर प्राइवेट अभिलेख जो किसी सरकारी कार्यालय में रखा हुआ है, वो भी लोक दस्तावेज है। 75 कहता है 75 को एक्सप्लेन नहीं किया है क्या? लोक दस्तावेज है 75, प्राइवेट दस्तावेज है। इसके अलावा जो भी दस्तावेज बचते हैं, यहाँ पर 75 मिसिंग है। 75 में बताए गए हैं प्राइवेट दस्तावेज, वो सारे दस्तावेज जो कि लोक दस्तावेज नहीं है, सारे के सारे प्राइवेट दस्तावेजों में आएंगे। अब इसके बाद सेक्शन बहुत लगभग अनइम्पॉर्टेंट है, जो कि हम सेक्शन 4 में बता चुके हैं। उपधारणा कर सकेगा या करेगा, ये दो बातें आती हैं। 79 से लेके 85 तक कोर्ट उपधारणा करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। 86 से लेके 90 में उपधारित करे, सॉरी उल्टा बता दिया हमने। 79 से लेके 85 में उपधारणा करेगा, अगर ये बताया है पहले तो ये ठीक है। और 86 से लेके 90 में एक्सेप्ट 89, ये सारे के सारी सेक्शन बताते हैं कर सकेगा, उपधारणा कर सकेगा। 86 से 90 एक्सेप्ट 89 कर सकेगा उपधारणा। 79 से 85 में उपधारणा करेगा। ये बात बस इतनी याद रखना है। इसमें एक सेक्शन है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, 85 सेक्शन 85 मुख्तारनामे के बारे में बताता है, ये पूछा जाता है। या फिर 88 एक सेक्शन है, वो बताता है तार संदेशों के बारे में। एक सेक्शन 90 है जो पूछ लेते हैं, क्योंकि इसमें 30 वर्ष पुराने दस्तावेज की बात है, और अगर यूपी में क्वेश्चन आएगा तो यूपी से रिलेटेड है 20 वर्ष पुराने दस्तावेज। अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट में बता दिया गया कि 30 वर्ष की जगह 20 वर्ष, मतलब सेक्शन 90 में हर स्टेट के लिए 30 वर्ष पुराने दस्तावेज की उदाहरणा की जाएगी, जबकि सेक्शन 90 को उत्तर प्रदेश में 20 वर्ष
पुराने दस्तावेज की अवधारणा का प्रावधान किया गया है। 91 लेखबद्ध संविधाओं से संबंधित है। फिर इसके बाद सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, यूजली नहीं कोई भी पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। अब इसके बाद जस्ट पार्ट 3 एविडेंस एक्ट है, जो कि 101 सेक्शन से स्टार्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। और इसमें पहला 101 सेक्शन आप आ जाइए। ये कहता है सेक्शन 101 सबूत के भार से, कि सबूत का भार वो आदमी पेश करेगा जो चाहता है कि न्यायालय उसके हक में फैसला दे, उस सबूत का भार उस व्यक्ति पर है। और ठीक 102 में कहा गया है सबूत का भार किस पर होता है। तो इस सेक्शन में ये बताया गया है कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर है जो अगर साबित ना कर पाया तो वो हार जाएगा केस। सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो अगर प्रमाणित नहीं कर पाया या अपने आप को शुद्ध नहीं कर पाया तो वो व्यक्ति हार जाएगा। सबूत का भार उस व्यक्ति पर है। फिर 103 सेक्शन है विशिष्ट तथ्यों के बारे में सबूत। जैसे मान लीजिए आप कहीं और हैं और आप चाहते हैं कि कोर्ट ये आपसे उम्मीद रखे कि आप कहीं और थे, तो आप इसको प्रूफ करेंगे, ये भार आप पर है। ये कहता है विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार 103। 104 कहता है कि अगर कोई चीज़ गुम गई है या कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं मिल रही है तो आप ये साबित करें कि वो चीज़ नहीं मिल रही है। ये साबित करने का भार उस व्यक्ति पर है जो कह रहा है वो चीज़ खो गई है, गुम गई है या द्वितीय साक्ष्य देना चाह रहा है। 105 इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। ये साबित करने का भार 105 कहता है ये साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादिक दशाओं में आता है, अपवादों के अंदर अभियुक्त को फायदा मिलना चाहिए, ये साबित करने का भार अभियुक्त पर है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये ध्यान रखिएगा। 105 कहता है ये साबित करने का भार कि अभियुक्त अपवादिक दशाओं का हकदार है, उसे फायदा मिलना चाहिए, तो ये साबित करने का भार सिर्फ और सिर्फ अभियुक्त पर है और किसी पर नहीं। 106 कहता है विशिष्ट तथ्यों के बारे में सबूत साबित करने का भार। कोई विशिष्ट तथ्य जिसके बारे में सिर्फ अभियुक्त जानता है और कोई नहीं जानता, तो ये भी साबित करेगा सिर्फ और सिर्फ अभियुक्त। 107 में कहा जाता है कि अगर कोई आदमी मर गया है तो ये साबित करने का उस व्यक्ति पर है जो ये कहता है कि वो मर गया है, क्योंकि ये मान के चला जाता है कि 30 साल के अंदर अगर किसी ने किसी व्यक्ति को देखा है कि वो है तो वो जीवित है। कोर्ट मानता है। 107 ये पूछा जाता है, 107 रिलेटेड है जीवित रहने की अवधारणा से, जबकि 10 है मृत्यु की अवधारणा से। मतलब 107 में आपको साबित करना होता है कि व्यक्ति मर गया है, जबकि 30 साल तक वो जिंदा देखा गया था लोगों के ज़रिए। और 108 में ये आप साबित करते हैं कि वो व्यक्ति जो 7 सालों से जिसको किसी ने नहीं देखा, तो आप ये साबित करेंगे कि ये जिंदा है, जिसके बारे में 7 साल से कोई पता नहीं चल पाया है। इसके बाद सेक्शन 108 कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। 9 में मालिक और अभिदारों के बारे में बात किया है। 1010 इम्पोर्टेंट है। 1010 में कहा गया है कि ये अगर कोई दृश्यमान व्यक्ति है, कोई मालिक है जो उस पर काबिज है, तो ये साबित करने के बाद ये मालिक नहीं है, वो करेगा साबित जो ये कहता है कि मालिक नहीं है। कहने का मतलब है स्वामित्व के बारे में सबूत का भार उस व्यक्ति पर है जो ये साबित कर ये कहता है कि ये मालिक नहीं है। ये 1010 सेक्शन कहता है स्वामित्व के बारे में सबूत का भार। ये 110 सॉरी 111 में ये कहा गया है कि उन संव्यवहारों के सद्भाव का साबित किया जाना जिनमें पक्षकार का सक्रिय विश्वास का है। जैसे कोई वकील अपने क्लाइंट से कहता है कि ठीक है आपका काम हो जाएगा, तो ये एक विश्वास हो गया क्लाइंट का वकील के प्रति। तो ये सद्भाव का रिलेटेड सेक्शन है 111। 111 ए में कहा गया है अपराधों के बारे में अवधारणा। जैसे मान लीजिए कहीं बहुत लड़ाई दंगा होने के चांसेस हैं, तो ये अवधारणा की जा सकती है कि ऐसे लोग यहाँ पर उपद्रवी लोग हैं, और ये सेक्शन कहता है 111 ए। 112 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 112 यहाँ पर होगा, ये देखिए आप 112 ये विवाहित स्थिति के दौरान में जन्मजत्व का निश्चायक सबूत है।
इस सेक्शन में एग्जैक्टली प्रश्न उठता है कि कौन बाप है। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर स्त्री विवाहित है या विवाहित रहने के बाद 280 दिन के अंदर अंदर उस किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो जिससे वो विवाहित थी वो व्यक्ति उस बच्चे का पिता है, और चाहे भले ही उसके विवाह के 2 दिन बाद बच्चा पैदा हो जाए तब भी उसको ही पिता माना जाएगा। ये एकदम निश्चायक सबूत है। 112 बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर 119 में आ जाइए। 119 कहता है मूक साक्षी। मूक साक्षी वो साक्षी होता है जो कोर्ट में जो बोल नहीं सकता और वो कोर्ट में अपने लिख के साक्ष्य देगा। उसके लिखे हुए साक्ष्य को भी ओरल साक्ष्य माना जाएगा, रिटन स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा, दस्तावेज नहीं माना जाएगा। इससे पहले एक सेक्शन 115 था, हमने कहा था विबंध के बारे में। विबंध होता है कि आप अगर किसी बात को पहले एग्री कर चुके हैं तो आपको उससे पलटने नहीं दिया जाएगा, ये कहलाता है विबंध का नियम 115। और एक सेक्शन और इम्पोर्टेंट है 118, सक्षम साक्षी। कौन साक्ष्य दे सकेगा। तो हर व्यक्ति जो बात को समझ सके और आपकी बात को समझ सके और जवाब दे सके, हर वो आदमी सक्षम साक्षी है। अलावा अगर वो मानसिक रूप से ऐसा है कि उसकी बात समझ में नहीं आ रही है, वो जवाब नहीं दे पा रहा है, या इतना बूढ़ा है कि वो जवाब देने के लिए सक्षम नहीं है, तो अलग बात है, वरना हर व्यक्ति सक्षम साक्षी होता ही 118 कहती है धारा। इसके बाद आ जाइए एक 113 रह गई यहाँ पर। 113 इंपॉर्टेंट सेक्शन था। इसमें विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में कहा गया था कि अगर कोई स्त्री अपनी विवाह के 7 साल के अंदर आत्महत्या कर लेती है तो ये माना जाता है कि उसके ससुराल वालों ने उसको उत्प्रेरित किया था कि वो आत्महत्या कर ले। और 113B दहेज मृत्यु के बारे में, अगर किसी स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो और इससे पहले ये प्रमाण मिल जाए कि इसके ससुराल वालों ने इसे प्रताड़ित किया था तो वहाँ पर दहेज मृत्यु मानी जाती है। 114A ये सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। 114A इस सेक्शन में बताया गया है आपको कि अगर कोई लड़की है जिसके साथ बलात्कार हुआ है, बलात्संग के लिए कुछ अभियोजनों में सम्मति न होने की अवधारणा है, ये इसका हेडिंग है। कहने का मतलब ये है अगर किसी स्त्री के साथ बलात्संग हुआ है और कोई ऐसा प्रमाण देता है कि ये पहले से ही ऐसी थी या कोई भी, तो वो कोर्ट उसको सुसंगत तथ्य नहीं मानेगा, उसको नहीं लेगा। और अगर ये कह देती है स्त्री कोर्ट में कि हमने बलात्कार के लिए रजामंदी नहीं दी थी, सम्मति नहीं दी थी, तो कोर्ट मानेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी। ये कहता है 114A। 115 हमने बताया, 118 हमने बताया। फिर आप आ जाइए 122 विवाहित स्त्री के दौरान में दी गई संसूचनाएं। कोई भी व्यक्ति अगर विवाहित है या विवाहित रह चुका है तो उस दौरान जो आपस में मियाँ बीवी में जो बात होती है उसको कोर्ट में इजाज़त नहीं है कि उसको डिस्क्लोज़ किया जाए, उसको बयान किया जाए। अगर वो बताना भी चाहे तब भी कोर्ट उसको बताने से मना करता है, ये कहता है सेक्शन 122। 126 कहता है वृत्तिक संसूचनाएं। जैसे मान लीजिए अपने वकील को आप हायर करते हैं, वकील को कोई बात बताते हैं तो कोर्ट ये नहीं कहेगा कि क्लाइंट ने आपसे क्या बात बताई है, क्या सच है क्या गलत है। ये वकील और उनके क्लाइंट के बीच का मामला है, इसको कोर्ट जोर नहीं दे सकता। और अगर वकील बताना भी चाहे तब भी कोर्ट उसको नहीं ज़रूरी समझेगा, उसको बताने नहीं दिया जाएगा। एक और है अगर 132, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि 132 कहता है इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने के लिए सक्षम में नहीं है। मतलब अगर किसी आदमी को लगता है कि यार मैं कोर्ट में जवाब दे दूंगा और मैं फंस जाऊंगा, तब भी उसको जवाब देना पड़ेगा उसको, इस वजह से कि वो अपराध में अपराधी हो जाएगा या अपराध में लिप्त माना जाएगा। उत्तर देने से उसको कोर्ट माफ़ नहीं करेगा, उसको उत्तर देना ही पड़ेगा। अगर कोर्ट को लग जाए ये ज़रूरी उत्तर है और इसका जवाब मिलना चाहिए। 133 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सह अपराधी। देखिए 32 में सह अभियुक्त, ये है सह अपराधी। सह अपराधी वो होता है जो अपराध में साथ रहता है और सिर्फ इसके बयान पर भी
किसी अपराधी को, उसके साथी को सज़ा हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए सह अपराधी बहुत मजबूत साक्षी होता है न्यायालय की नज़र में, क्योंकि शपथ पर ये साक्ष्य देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सह अपराधी है और 32 सह अभियुक्त है। सह अभियुक्त संपोषक साक्ष्य है, जबकि इसका अकेले के साक्ष्य में सज़ा हो सकती है। इसके जस्ट बाद बताई गई है 134 साक्षियों की संख्या। कोई भी संख्या निर्धारित नहीं है। अगर एक भी साक्षी मजबूत साक्षी है और वो साक्ष्य दे रहा है तो अकेले एक साक्षी की साक्ष्य में किसी भी व्यक्ति को सज़ा हो सकती है, हो जाएगी। 135 में कहा गया है साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम। तो पहले कौन सा साक्षी आएगा, किस तरह के क्रम में रखा जाएगा, ये बताती 135। इसमें सबसे मेन है 137 पूछा जाता है मुख्य परीक्षा का उल्लेख किस धारा में। तो 137 में मुख्य परीक्षा के बारे में बताया गया। मुख्य परीक्षा वो परीक्षा होती है जो अभियुक्त या उसके पक्षकार की परीक्षा की जाती है। 138 में परीक्षाओं का क्रम है। सबसे पहले मुख्य परीक्षाओं का क्रम से रिलेटेड है 138। सबसे पहले परीक्षा होती है मुख्य, फिर होती है प्रतिपरीक्षा और फिर होती है पुनः परीक्षा। 3 परीक्षाएं होती हैं। इसके बाद 141 सेक्शन यहाँ पर मिसिंग है, जिसमें कहा गया है शील के बारे में साक्ष्य देने वाले के साक्षी का प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा हो सकती है। 140 मिसिंग है यहाँ पर, कि अगर जो शील का साक्ष्य दे रहा है किसी का, उसकी प्रतिपरीक्षा भी हो सकती है और पुनः परीक्षा भी हो सकती है। 140 सेक्शन। फिर आप आ जाइए 141, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सूचक प्रश्न। सूचक प्रश्न वो होते हैं जिसका उत्तर सामने का पक्षकार या न्यायालय जानना चाहता है, वो सारे प्रश्न सूचक प्रश्न है। और इनको 142 में कहा गया कि कब नहीं पूछना चाहिए। ये मेनली आप मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में नहीं पूछ सकते। और कब पूछे जा सकते हैं, तो सीधी सी बात है 143 में बताया गया सूचक प्रश्न कब पूछे जा सकते हैं। तो ये मेनली प्रतिपरीक्षा में एकदम खुल के पूछे जाते हैं। प्रतिपरीक्षा में तो ये कब नहीं पूछे जाएंगे, कब पूछे जाएंगे, ये 2 प्रश्न यहाँ से आते हैं खूब ज़्यादा। फिर इसके बाद आ जाइए आप सेक्शन 147 में। 147 में कहा गया है कि कब साक्षी को उत्तर देने के लिए विवश किया जाएगा। अगर न्यायालय को लग जाए कि इस साक्षी का साक्ष्य बहुत मजबूत है या इसका बहुत इफेक्ट बढ़ेगा, तो वो उसको मजबूर करेगा कि वो साक्ष्य दे। और न्यायालय को लगता है कि यार कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको छोड़ देगा, जाने देगा कि यार कोई फ़ायदा नहीं है, काम का इसको परेशान ना किया जाए, इसके शील पे कोई दोष ना लगाया जाए। सेक्शन 153 मिसिंग है। इसमें ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 153 कहता है सत्यवादिता परखने के लिए प्रश्नों के उत्तरों का खंडन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन। मतलब किसी आदमी से कोई प्रश्न पूछा गया और कोर्ट को या विरोधी पक्षकार को लगा कि ये गलत है, तो उस गलत को साबित करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, बल्कि अगर वो गलत साक्ष्य देता है तो उस साक्षी पर मिथ्या साक्ष्य का अभियोजन चलाया जाएगा। इसके 2 अपवाद हैं कि अगर कभी पूर्व दोष सिद्धि हुई है तो ठीक है, वो पूर्व दोष सिद्धि के बारे में उससे साक्ष्य लिया जा सकता है। दूसरी बात कि अगर कोई निष्पक्ष उत्तर नहीं दे रहा है, उसे कोर्ट को लग रहा है कि ऐसे रिलेशन में है कि निष्पक्ष नहीं बोलेगा, तो उस निष्पक्षता के बारे में उससे प्रश्न किया जाएगा, तभी ये ग्राह्य होंगे, वरना ये ग्राह्य नहीं होंगे। 154 में कहा गया है, सेक्शन 154 यहाँ पर आपको मिलेगा 54, कि पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न। जब कोई पक्षकार पक्षद्रोही हो जाता है, हालांकि पक्षद्रोही के बारे में पूछा जाता है किस सेक्शन में, तो कहीं पर भी पक्षद्रोही किसी सेक्शन में नहीं है, मगर यही 154 सेक्शन के बारे में बताया गया है कि पक्षद्रोही साक्षी हो जाता है तब वो पक्षकार अपने ही साक्षी से प्रश्न पूछता है, और इस तरह के प्रश्न पूछता है जो कि प्रतिपरीक्षा में प्रति साक्षी से, मतलब अपोजिट पक्षकार से पूछे जाते हैं, वो सारे प्रश्न पूछता है 154 में। 159 सेक्शन बताता है स्मृति ताज़ा करने के लिए कोई अगर चाहे तो अपने डॉक्यूमेंट्स को देख के अपनी स्मृति ताज़ा कर सकता है कि हमने क्या इससे पहले बयान दिया था, क्या कहा था। स्मृति ताज़ा करने के लिए पूछा जाता है किस सेक्शन में, 159 में। और लास्ट सेक्शन है, एक लास्ट से पहले 165 भी इम्पोर्टेंट है।
ये कहता है प्रश्न करने या पेशकरण का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति ने, मतलब न्यायालय को हर तरह के प्रश्न करने, हर पक्षकार को बुलाने को, हर स्टेज पर बुलाने का अधिकार है। उससे प्रश्न पूछ के ही वो जजमेंट को लिखेगा, अपना निर्णय देगा। लास्ट सेक्शन की धारा कहती है 167, साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के लिए नवीन विचारण नहीं होगा। कि अगर कोई ऐसा साक्ष्य है जिसको कोर्ट देखता है, कहता है कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा डिसीजन पे, तो उसको डिसीजन को एज इट इज़ रखेगा और सिर्फ इतनी सी बात के लिए वो नया विचारण कोर्ट नहीं करेगा। ये यहाँ पर लास्ट सेक्शन था, ये 167 एविडेंस एक्ट का। ये एविडेंस एक्ट कंप्लीट हो गया। हमें उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।